सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। तवानाई बजट मुहिम हुकूमत की जानिब से अहम फैसला सामने आ गया। लाहौर समेत मुल्क भर में दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला। तमाम शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे, जबकि 1 जनवरी से आम इस्तेमाल होने वाले बल्ब पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बिजली के गैर मौसर आलात पर इजाफी ड्यूटी भी आयद करने का फैसला किया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है। मौसम गर्मा पे भी हम 18,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया है, उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि सर्दियों में हम 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं और तमाम शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगी और लाहौर समेत मुल्क भर में दुकानें रात 8:30 बजे तक बंद करने का ये फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से ये अहम फैसला सामने आया है, जो कि दुकानें 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद होंगे। वफाकी वज़रा की जानिब से ये कहा गया है। अब आपको मजीद भी बताएं, ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया है कि पूरी दुनिया में मार्केट्स जल्द बंद होती हैं और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ मार्केट्सें आधी रात तक खुली रहती हैं और इसकी वजह से बिजली की तवानाई में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मार्केट्स आधी रात तक खुली रहती हैं। मुल्क में सिर्फ पंखे 12,000 मेगावाट ही बिजली इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से आज अहम फैसला सामने आया है। बिल्कुल, मुहिम और हुकूमत की जानिब से फैसला लाहौर समेत मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे है, जिसमें तमाम शादी हॉल जो है रात 10 बजे बंद होंगे। इस वाले से हुकूमत की जानिब से सर्दियों में 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से ये मामला उठाया गया है कि मौसम गर्मा में 18,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में मार्केट जल्द बंद हो जाती हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ मार्केट आधी रात तक खुली रहती हैं। तमाम मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्तेफाक हुआ है। फैसला कर दिया गया है कि मार्केट्स को 8:30 बजे बंद किया जाए। मुल्क में सिर्फ पंखे 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इस वाले से जो वफाकी हुकूमत की तरफ से फैसला सामने आया कि $3 अरब सालाना का पेट्रोल मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करा रहे हैं। इस वाले से गीजर में 1 साल के अंदर जो है मुख्तलिफ जो सूरत हाल देखी गई है कि इस इकदाम से 92 अरब रुपए की बचत होगी। 1 फरवरी से आम इस्तेमाल होने वाले बल्ब पर पाबंदी होगी, जबकि मुल्क भर में सिर्फ 50% स्ट्रीट लाइट्स ऑन होंगी। बिजली की गैर मौसर आलात पर इजाफी ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। इसी तरह जो है पूरे सूबों में जो है बाकायदा तौर पर विभाग की तरफ से जो है अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सूबे मुतफिक होंगे। अभी तक सुबह पंजाब में जो है ये इस बात पर इम्प्लीमेंटेशन सामने नहीं आया, क्योंकि कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आमिर जान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि इस बात पर इतफाक करते हैं अगर जैसे पंजाब हुकूमत कहेगी तो मार्केट जो है 10 बजे की बजाय 8:30 बजे बंद करवा दी जाएंगी। मगर अभी तक कोई ऑर्डर सामने नहीं आया, मगर ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट का है, तो जो सूबे है उनकी तरफ से जैसे ही अहकाम दिए जाएंगे उसी वक्त इस पर अमल दरामद किया जाएगा और मार्केट जो है वो रात को 8:30 बजे बंद करवाई जाएंगी। और इसके साथ साथ जो शादी हॉल्स है वो 10 बजे तक उनको बंद करवाने के लिए पहले ही जो है पाबंदी की जा रही है और इसके साथ तमाम रेस्टोरेंट्स को भी जो है रात 10 बजे बंद करवाने पर पाबंदी आयद है। और अब 8:30 का फैसला आया, तो जैसे ही पंजाब हुकूमत की तरफ से डायरेक्शन आएगी उसी वक्त जो है अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। जी इमरान, हमें ये भी बताइएगा, क्या वफाकी हुकूमत का फैसला सूबाई हुकूमत मानने के लिए तैयार है? चूंकि सूबाई जो हुकूमतें हैं वो खुद मुख्तार है। वफाकी हुकूमत की तरफ से फैसला आ गया है, चूंकि बिजली बचत मुहिम है और बिजली बचत मुहिम जो है वो बहुत अहम जो है इस वक्त है पाकिस्तान के लिए, सूबों के लिए। अगर सूबे भी अपनी बिजली बचत मुहिम शुरू करेंगे तो इसी तरह ही जो है गर्मियों का जो है सीजन, जो आने वाला सीजन है वो भी ठीक होगा। मगर इसका मौजूदा सूरत हाल यह है कि वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, अहकाम दे दिए गए हैं कि रात 8:30 बजे जो मार्केट्स बंद करवाई जाए। इससे जो है 12,000 मेगावाट बिजली जो है उसकी बचत होगी। इस वाले से जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें फैसला तो कर दिया गया है, अहकाम तो दे दिए गए हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में अभी तक जो अफसरान की तरफ से बताया गया है कि डायरेक्शन नहीं आई। पंजाब हुकूमत की तरफ से जैसे ही डायरेक्शन आएगी तो उसके बाद जो है शहर भर की मार्केट जो है वो बंद करवा दी जाएंगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने की वजह सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुदाखलत पर मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। शहबाज शरीफ पार्टी उमूर चलाने और पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने में भी नाकाम रहे। मजीद डिटेल्स जानेंगे हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा।
हसन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। हसन से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने की अहम वजह सामने आ गई है। नवाज शरीफ की मुदाखलत पर मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ पार्टी अमूर चलाने और पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, इसलिए मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइज बनाने का मंसूबा ये दिया गया है। और आपको मजीद भी बताएं कि नवाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार शहबाज शरीफ को पार्टी अमूर पर तवज्जो देने की हिदायत की, लेकिन वो इस मामले में भी नाकाम रहे। मजीद भी आपको बताएं कि मरियम नवाज ने चीफ ऑर्गेनाइजर बनते ही एक्टिव खवातीन से पार्टी को मुतहरिक रहने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। और मरियम नवाज ने मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ को शिकायत की कि पार्टी ओहदा ना होने की वजह से सीनियर लोग उनकी बात को नज़रअंदाज करते हैं। हसन से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ के हुक्म पर मरियम नवाज शरीफ को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया और शहबाज शरीफ पार्टी अमूर चलाने में, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते रहे। मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदार जराये और वफाकी वज़रा की जानिब से जो बताया गया कि नवाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार शहबाज शरीफ को पार्टी अमूर पर तवज्जो देने की हिदायत की, लेकिन वो नाकाम रहे। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी की रीऑर्गेनाइज की जिम्मेदारी जो है शहबाज शरीफ की नाकामी की वजह से सौंपी है। और मरियम नवाज ने मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ को शिकायत की कि पार्टी ओहदा ना होने की वजह से सीनियर लोग उनकी बात को नजरअंदाज करते हैं। मरियम नवाज ने चीफ ऑर्गेनाइजर बनते ही एक्टिव खवातीन से पार्टी को मुतहरिक करने के लिए तजावीज़ मांग ली है और मरियम नवाज जल्द वतन वापस आने का उनका इम्कान है, जिसके बाद वो पार्टी को मुतहरिक करने के लिए जो है वो भरपूर तरीके से अमली तौर पर नजर भी आएंगी। शुक्रिया हसन, आप हमें आगाह कर रहे थे। पीटीआई ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। नून लीग और पीटीआई की हुकूमत का मुवाजना किया गया। नून लीग की 2013 से 2018 हुकूमत का भी पीटीआई की हुकूमत से मुवाजना किया गया। आतिफ परवेज से बात करेंगे। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, 90 शाहराह पर इस हवाले से खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें जो है वो व्हाइट पेपर जो है जारी किया गया। इसमें नून लीग की हुकूमत का पीटीआई से हुकूमत से मुवाजना किया गया और अब जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसका मुवाजना जो पीटीआई की हुकूमत से किया गया। और इसमें बताया गया है कि पीटीआई की हुकूमत में जो फॉरेन रिजर्व थे वो 16 अरब डॉलर थे और इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व है वो 6.1 अरब है। इस तरीके से एक्सपोर्ट जो है वो 3.1 बिलियन थी, जो अब गिरकर 2.2 अरब डॉलर पर आ गई। रेमिटेंस जो है 2.8 अरब डॉलर थी, जो कम होकर 2.1 अरब डॉलर पर आ गई है। इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से बताया गया है कि मार्च में जो महंगाई थी पीटीआई की हुकूमत जब खत्म हुई तो 12.7% थी, जबकि अब पीडीएम की हुकूमत में जो महंगाई है वो 23.8% तक पहुंच गई है। इस तरीके से एक्सचेंज रेट जो है वो 189 था, जो अब नवंबर में 244.8% तक पहुंच गया। इसके साथ साथ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी पीटीआई के दौर में 153.6% थी, जो पीडीएम के दौर में 108.3% पर आ गई है। तो इस हवाले से जो तकरीब मुनक़िद की गई उसमें साबिक वज़रा जो है, साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन, असद उमर और इसके साथ साथ डॉक्टर सलमान शाह जो सूबाई वज़ीर खजाना थे और दीगर जो पीटीआई की क़यादत है वो इस वक्त नवे शाहराह पर मौजूद है और मईशत को बेहतर करने के हवाले से तजावीज़ भी दे रही है। और ये भी बता रहे हैं कि पीटीआई की जो 3.5 साल की हुकूमत थी उसमें हर शोबे में जो है वो तरक्की देखने में आई। हर शोबा जो है वो तरक्की करता रहा, फॉरेन रिजर्व बड़े, लोगों को जो है वो जॉब्स मिली, रोजगार के मौके पैदा किए गए। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत को खत्म किया गया तो अब मुल्क का जो है इस वक्त जो पीटीआई के रहनुमाओं का कहना है कि बेड़ा गर्क हो गया। और बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे आप। नवे शाहराह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर मौशी हालात पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मईशत से जुड़ी हुई एक चीज़ है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हमारी मईशत को भी शदीद नुकसान होता रहा है और वो आजकल की एक डिस्कशन है। आजकल आप सुन रहे होंगे कि एक डिस्कशन शुरू हुई है कि मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होनी चाहिए और एक एक्सटेंडेड टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो और वो टेक्नोक्रेट जो हैं वो आके बड़े बेहतरीन फैसले करेंगे और उसी से मईशत हमारी ठीक होगी। मुल्क की तारीख के अंदर 31 साल तो गुजर चुके हैं कि मुल्क का निज़ाम जो है वो कोई सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास रहा है
तो पता नहीं और कितने साल हमें चाहिए ये टेक्नोक्रेट्स की फैसला साजी को मौका देने के लिए कि जिसके अंदर तब्दीली आएगी। लेकिन इसको जरा सा इस सोच को मैं थोड़ा सा आज डिस्कस करना चाहता हूं कि ये सोच है क्या और इसका मकसद क्या है। पहली बात तो जैसे मैं टेलीविजन प्रोग्राम पे भी कह चुका हूं कि क्या शौकत तरीन टेक्नोक्रेट नहीं है। 40 साल का करियर है, टॉप नॉच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दुनिया के जो हैं उनमें काम किया हुआ है। मिफ्ता इस्माइल मेरे कोई पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन अपना पीएचडी उनके पास वॉटन से उन्होंने ली हुई है इकोनॉमिक्स की, एक बहुत बड़ा कारोबार चलाते हैं, तो वो क्या टेक्नोक्रेट नहीं है। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, पंजाब भर में खवातीन कैदियों के लिए अलहदा जेलें बनाने का फैसला। 900 के करीब खवातीन कैदियों के लिए 3 नई जेलें बनाई जाएंगी। तीनों जेलों में 300 खवातीन कैदी रखने की गुंजाइश होगी। कोट लखपत जेल में मौजूद न्यू ब्लॉक को खवातीन जेल डिक्लेयर किया जाएगा। मुदस्सिर हुसैन से बात करेंगे। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में खवातीन कैदियों के लिए अलहदा जेलें जो है वो बनाई जा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 900 करीब जो है वो खवातीन कैदी हैं, जिनके लिए 3 नई जेलें जो हैं वो बनाई जाएंगी। 3 जेलों में 250 से 300 जो खवातीन कैदी हैं उनको रखने की गुंजाइश होगी। लाहौर में कोट लखपत जेल में मौजूद न्यू ब्लॉक को खवातीन जेल डिक्लेयर करके अलहदा जो है वो रास्ता फराहम किया जाएगा। इसके अलावा फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी ममदूली फंड से जो है वो अलहदा जेलें जो है वो बनाई जाएंगी। खवातीन कैदी की मुलाकात, अदालतों में पेशी समेत तमाम मामला लेडी स्टाफ जो है वो देखेगा। इसके लिए अलहदा से जो है वो लेडी स्टाफ भी भर्ती किया जाएगा और खवातीन कैदियों को जेलों में सिर्फ लेडी अफसरान और अधिकारियों को ही तैनात किया जाएगा। इस हवाले से आज ही जेल खाना मलिक मुबशर अहमद खान का कहना है कि मुजाहिद अफसरान के अलावा किसी भी मर्द को खवातीन जेल जाने की भी इजाजत नहीं होगी। रवा माह तमाम जमात मुकम्मल करके हाकिम मंजूरी के लिए असम्बली हुकूमत पंजाब को भिजवाई जाएगी। इससे पहले सिर्फ एक खवातीन ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। और समनाबाद मोड़ पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा। अंडरपास की तामीर के लिए 2 किनाल 12 मरले अराजी एक्वायर करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर ऑफिस ने अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 5 जारी कर दिया। मुल्तान रोड स्ट्रीट स्कीम और मौज़ा नवाब कोर्ट से अराजी एक्वायर की जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे इसी पर। ज़ैन, बताइएगा। LDA की जानिब से समनाबाद मोड़ के मुकाम पर अंडरपास की तमीर का काम शुरू कर दिया गया है। ताहम इसका तामीराती काम मुकम्मल करने के लिए LDA को मुल्हिका इलाकों से अराजी एक्वायर करना दरकार है। इसी तनाजुर में समनाबाद अंडरपास की तमीर के लिए 2 कनाल 12 मरले अराजी एक्वायर करने का फैसला किया गया है और LDA की इस्तदा पर कमिश्नर लाहौर ऑफिस ने अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 5 जारी कर दिया है। इस सेक्शन 5 के तहत मुल्तान रोड स्ट्रीट स्कीम और मौजा नवा कोर्ट से अराजी एक्वायर की जाएगी। मुल्तान रोड स्ट्रीट स्कीम के 29 प्लॉटों को एक्वायर किया जाएगा। जो सेक्शन 5 जारी किया गया है उसके मुताबिक प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 8, इसी तरह प्लॉट नंबर 14 से 20 और 23 से 28 तक इस स्कीम के प्लॉटों को एक्वायर किया जाएगा। इसके अलावा मुल्तान रोड स्ट्रीट स्कीम के प्लॉट नंबर 66 से 74 को भी एक्वायर किया जाएगा। ये स्कीम की कुल 2 कनाल 7 मरले अराजी एक्वायर होगी। इसके अलावा मौजा नवा कोर्ट से 5 मरले अराजी एक्वायर करने का फैसला किया गया है। इस सेक्शन 5 के तहत स्टेक होल्डर्स को 30 रोज में अराजी एक्वायर करने से मुतालिक जो एतराज़ात हैं वो दाखिल करने की जो इस्तदा है वो की गई है। शुक्रिया ज़ैन आपका। महकमे बल्दियात शहर खमोशा अथॉरिटी को मुकम्मल फॉल करने के लिए मुतहरिक। शहर खमोशा अथॉरिटी को फॉल करने की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। महकमे बल्दियात ने शहर खमोशा अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए मांग लिए। महकमे बल्दियात शहर खमोशा अथॉरिटी को मुकम्मल फॉल करने के लिए मुतहरिक हो गया और वज़ीर आला पंजाब को शहर खमोशा अथॉरिटी फॉल करने की समरी भी भिजवा दी गई। आपको आगाह किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। महकमे बल्दियात ने शहर खमोशा अथॉरिटी के लिए जो कि 1 अरब रुपए मांग लिए। महकमे बल्दियात ने शहर खमोशा अथॉरिटी की 20 खाली सीटों पर भर्तियों के लिए वज़ीर आला पंजाब से इजाज़त भी मांग ली है। लाहौर के 5 कब्रिस्तानों की तामीर और बहाली रवा माली साल में अब तक मुकम्मल करने के अहदाफ भिजवा दिए गए, जबकि ननकाना और टूबा टेक सिंह में मॉडल कब्रिस्तानों के क़याम के लिए भी वज़ीर आला पंजाब से इजाज़त मांगी है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 4 गैर कानूनी स्टील मिल्स बंद, भारी स्टॉक जब्त कर लिया गया। कार्रवाइयाँ मिस्ट्रीशा, हरबसपुरा, बागवानपुरा और काला खताई रोड पर की गईं। इस कार्रवाई से मुतल्लिक मज़ीद डिटेल्स जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा।
جی بالکل PSQCA کی جانب سے جو ہے یہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور غیر قانونی طور پر چلنے والی اسٹیل ملز کے خلاف یہ جو ہے وہ کارروائیاں کی گئی ہیں. 4 مزید غیر قانونی اسٹیل ملیں بند کر دی اور بھاری سٹاک جو ہے وہ ضبط کر لیا. PSQCA کی مصری شاہ, ہربنس پورہ, باغبان پورہ, کالا خطائی روڈ پر کارروائیاں کی گئی ہیں. 23 ملوں کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا, ان میں سے 10 نے درخواستیں جمع کروا دی جبکہ 9 کیسز عدالتوں کو بھجوا دیا گیا. قانون کی پاسداری جو ہے وہ ہر کسی کے لیے لازم ہے. درخواستیں جمع کروائیں, یہ کہنا ہے DG PSQC کا, اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی کاروبار میں آسانی کے لیے ہے اور انڈسٹری کی ہر ممکنہ رہنمائی کریں گے. PSQC کی مصری شاہ, ہربنس پورہ, بغبان پورہ کے کالا خطائی روڈ کی اسٹیل ملوں کے خلاف یہ کارروائی کی گئی تھی جس میں 4 اسٹیل ملوں کو غیر قانونی جو اسٹیل بنانے پر سربمہر کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کوئی جونیئر ہمارے ہیں جو ابھی ہیں, جس میں سیل بڑاج بھی ہمارا جونیئر ہے, یہ وغیرہ ہیں. بہرحال یہ جو صورتحال پنجاب کی ہے وہ آپ کے سامنے. اب دیکھتے ہیں 9 تاریخ کو چودھری صاحب اپنا اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اگر چودھری صاحب ووٹ لیتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. ان کی اکثریت نہیں ہے. اب اکثریت نہیں ہے تو الزامات شروع کر دیے ہیں. بھائی وہ اگر کوئی آپ کو کسی تنظیم یا کوئی علیحدہ تنظیم ہے, کاف لیگ کی نہیں ہے, وہ اگر کوئی کہہ رہی ہے بی بی کہ میں ووٹ نہیں دوں گی, وہ تو فیصلہ ان کی پارٹی کا ہے. وہ کسی کا فیصلہ تو نہیں ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ جیسے جیسے بندے اکٹھے کر کے یہ ٹوکری میں بٹھائے تھے, اگر آپ نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ کس کو ہم نے پیسے دیے ہیں؟ یار ہمارے پہ ایک طرف کہتے ہیں یہ ختم ہو گئے, دوسری طرف کہتے ہو. یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ابھی آپ کو بتائیں وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس, وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں اور وزیر اسکولز ایجوکیشن مراد ٹاس کی شرکت. اجلاس میں پنجاب بھر کے 14,055 کانٹریکٹ اساتذہ کو ریگولر کرنے کی سفارش, اساتذہ کے نمائندوں کا فیصلے پر وزیر اعلیٰ اور اراکین کمیٹی سے اظہار تشکر. مزید ڈیٹیلز لیں گے حسن رضا سے. حسن آگاہ کیجیے گا. بالکل صوبائی وزیر پارلیمانی امور, تحفظ ماحول اور کوآپریٹیو محمد بشارت راجہ کی زیر صدارت خصوصی وزراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پنجاب بھر کے 14,055 کانٹریکٹ اساتذہ کو ریگولر کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے. سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اور کو ریگولر کرنے کے حوالے سے قائم کی گئی کمیٹی کے اجلاس میں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز, ڈاکٹر مراد راز سمیت دیگر متعلقہ افسران شریک تھے. اس موقع پر چیئرمین کمیٹی راجہ بشارت نے کہا کہ پنجاب اسمبلی سے وصول ہونے والے حالیہ ایکٹ کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب ریگولرائزیشن کے کیسز میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں, لہٰذا یہ سفارشات بھی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ اور کابینہ کو بھجوائی جائیں گی. اور وزیر اسکول ایجوکیشن مراد راز نے کہا کہ یہ اساتذہ 10 سال سے کانٹریکٹ پر تھے, لہٰذا انہیں ریگولر کرنا چاہیے. اس پوری میٹنگ میں سب سے زیادہ جو بات کی گئی وہ راجہ بشارت کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا کہ فوری طور پر ان کو ریگولر کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جہاں پر غفلت کی گئی اس پر جو آئندہ جو ہے وہ غفلت سے بچنے کے لیے پہلے اقدامات کرنا ہوں گے. جی شکریہ حسن. اور اسکولوں میں درجہ چہارم کی بھرتیاں التوا کا شکار. CEO ایجوکیشن لاہور کی نااہلی کے باعث بھرتی کے لیے ہزاروں امیدوار خوار ہو گئے. MNA اور MPA سفارش پر بھرتیوں کے لیے فہرستیں تیار کی گئیں اور CEO ایجوکیشن لاہور کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ بھرتی کے لیے ابھی تک کوئی حتمی تاریخ نہیں رکھی گئی. عاطف پرویز سے ڈیٹیل لیں گے. عاطف بتائیے گا اب تک کوئی تاریخ کیوں نہیں رکھی گئی؟ جی بالکل, جو پہلے تاریخ بتائی گئی تھی وہ یہ بتایا گیا تھا کہ انٹرویو کے بعد کامیاب امیدواروں کی فہرستیں جو ہے وہ 2 جنوری کو آویزہ کر دی جائیں گی, لیکن تاحال جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے کوئی بھی لسٹ جاری نہیں کی گئی. دوسری طرف یہ 500 کے قریب جو بھرتیاں تھیں جس کے لیے ہزاروں امیدوار میدان میں آئے تھے اور انٹرویوز بھی کیے گئے تھے, لیکن انٹرویوز کے بعد اب جو کامیاب امیدواروں کی فہرستیں ہیں ان کو جاری نہیں کیا جا رہا ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ MPAs اور MNAs کی سفارش پر جو ہے وہ امیدوار جو انٹرویوز میں بھی نہیں شامل ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ نوکریاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جلد ہی کچھ دنوں میں یہ جو فہرستیں ہیں وضع کی جائیں گی. دوسری طرف امیدوار جو ہیں وہ اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا عاطف.
آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت ترین معاشی حالات پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ سود روپے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس کوئی 16-17 میں 22 بلین پہ چلی گئی، اس کا مطلب ایکسپورٹس گر گئیں۔ جب ہماری 25 بلین کی ایکسپورٹس تھیں تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 13 میں 27 بلین ڈالر کے لگ بھگ تھی۔ 2018 میں ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ آخری 1.5 سال میں انہوں نے بڑھائیں کچھ، اور وہ پھر وہی 24.89 پہ تقریباً 25 بلین پہ گئیں۔ اس وقت بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 37 بلین ڈالر پہ ہو چکی تھی۔ 10 بلین ڈالر ہمارے سے زیادہ، بلکہ 12 بلین زیادہ ہو گئی، 10 بلین ان کی 13 کی ایکسپورٹ سے زیادہ تھی۔ ہم وہ موقع کھو بیٹھے اور ہم نے وہ 10 بلین جو ہے ہمارا جو ہے پورے 5 سال میں ایکسپورٹس کا لاس ہوا۔ دوسری سائڈ پہ کیونکہ روپیہ مہنگا تھا، وہ مضبوط تھا، امپورٹ سستی ہو گئی۔ جو امپورٹ سستی ہو گئی تو امپورٹس بڑھ گئی، امپورٹ تقریباً 23 بلین ڈالر بڑھی۔ تو 5 سال میں پاکستانی قوم کو، پاکستانی خزانے کو 33 بلین ڈالر کا ٹیکہ لگ گیا۔ کس وجہ سے؟ ایک پالیسی کی وجہ سے۔ ایک ذہن میں ایک وہ بات تھا کہ بھائی مضبوط رکھنا ہے روپے کو، جس طرح ابھی کہہ رہے تھے کہ 200 سے نیچے لے کے آ جاؤں گا۔ ارے بھائی وہاں رکھو روپے کو جہاں اس کی جگہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ سے تھوڑا نیچے، تھوڑا سا اس کو انڈر ویلیو رکھے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ سے۔ یہ دنیا کی اکنامکس یہ کہتی ہے۔ اب ڈارنامکس کچھ اور کہتی ہے، تو مجھے اس یونیورسٹی کا پتہ نہیں ہے، نہ میں اس کا پتہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو گئیں۔ فسکل ڈیفیسٹ ان کا جو ہے 7.6% تھا، اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64% تھی۔ اب ان کا یہ وتیرہ ہے، جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا نمبر بھی کوٹ کر دیتے ہیں، اور جب ان کو سوٹ کرتا ہے یہ صرف ڈیٹ کا نمبر کوٹ کرتے ہیں۔ اور ہمیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جناب آتے ہی 20 ٹریلین روپے جو ہے وہ ڈیٹ بڑھا دیا اپنے جو 4 سالوں میں۔ ارے 20 تو نہیں تھا، وہ 18.5 تھا، ان کے اپنے نمبر بعد میں بتاتے ہیں، لیکن وہ صحیح ہے، وہ بڑھایا ہم نے 18 ٹریلین سے، کیونکہ ہم نے جی ڈی پی 72% سے بڑھا دی تھی۔ ہم نے جی ڈی پی 72% سے بڑھا دی تھی ان 4 سالوں میں۔ تو جناب والا یہ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا چکر، اور آپ 64% پہ چھوڑ کے کہتے ہیں ہمارا بھی ڈسپائٹ کووڈ ہم نے کوئی 66%۔ گورنر پنجاب سے وفاقی وزیر احسن اقبال کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب کا اس بارے میں کہنا تھا کہ ملک میں عدم استحکام اور انتشار پھیلانے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احسن اقبال نے کہا کہ اتحادی حکومت سیاسی نہیں بلکہ عوامی مفاد کے لیے حکومت میں آئی۔ مزید جانیں گے محمد یاسین سے۔ یاسین، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی، گورنر پنجاب علی گڑھ مان سے آج وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا ملک میں عدم استحکام اور انتشار پھیلانے والوں کو انشاءاللہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتحادی حکومت ملکی معیشت سمیت تمام شعبوں میں بہتری لانے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلی حکومت نے ریکارڈ قرضے لے کر ملک کی معاشی بحران کو میں دھکیل دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم نون نے اپنے ادوار میں متعدد عوامی فلاحی بہبود کے منصوبے شروع کیے جنہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طلباء کو میرے پر لیپ ٹاپ، نوجوانوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں کا قیام، اعلیٰ تعلیم کے لیے ہائر ایجوکیشن کو اور ریکارڈ فنڈنگ، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پہلی وومن یونیورسٹی کا قیام، اور اس کے بعد متعدد یونیورسٹیوں کے کیا قیام جو ہے مسلم نون کے ادوار۔ بہت شکریہ، ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ۔ یو این ایف پی اے کے کنٹری ہیڈ کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ ایس ایس پی مستنصر فیروز نے اتھارٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی۔ 3 رکنی وفد کو ویمن سیفٹی ایپ اور ایمرجنسی ریسپانس پایا گیا۔ ویمن سیفٹی ایپ کے لائیو چیٹ اور کالنگ فیچرز بارے بھی بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ منٹس بارے جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر، بتائیے گا۔ جی بالکل، یو این ایف پی اے کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر لیبا شبانہ نے پنجاب سیفٹی اتھارٹی کا دورہ کیا ہے۔ 3 رکنی وفد کو ایس ایس پی مستنصر فیروز نے اتھارٹی کے بارے میں بریفنگ دی ہے۔ وفد کو وومن سیفٹی ایپ اور 15 ایمرجنسی رسپانس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔
वुमेन सेफ्टी ऐप की लाइव चैट और कानून फीचर्स के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। चंडीगढ़ का कहना था कि पाकिस्तान में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जो है मुकाबले तारीफ हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और वुमेन सेफ्टी ऐप के आगाही के लिए हर मुमकिन मदद जो है वो फराहम करेंगे। इस हवाले से एसएसपी मुसद्दर फिरोज ने कहा कि पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप की अब तक 2.25 लाख से ज्यादा खवातीन जो है वो इंस्टॉल कर चुकी हैं। खवातीन पर होने वाले तशद्दुद और हरासानी को रोकथाम के लिए जो है मजबूत कोशिश एसएसपी मुसद्दर फिरोज कहना था कि की जा रही है। इस हवाले से तर्जुमान एसएसपी ने कहा कि खवातीन किसी भी मुश्किल में मुतलका काम बहुत से शुक्रिया मुदस्सिर। और तुलबा किताबों से महरूम, महकमे लिटरेसी की सुस्ती और गफलत, तुलबा का तालीमी साल खतरे में। विफाक से हासिल शुदा 3000 स्कूलों के बच्चों को किताबें ही ना मिली। नया साल शुरू हुए कई माह गुजर गए मगर तुलबा किताबों से ही महरूम है। 3000 स्कूलों के हज़ारों बच्चे किताबों के मुंतज़र हैं। मज़ीद जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये महकमा लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है उसकी गफलत सामने आई है, जिसकी वजह से हज़ारों तलबा का जो तालीमी साल है वो खतरे में पड़ चुका है। और वफाक के जो 3000 स्कूल थे वो सूबे ने तो हासिल कर लिए, लेकिन इन स्कूलों में पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों को ताहाल किताबें नहीं मिल सकी। जो नया तालीमी साल शुरू हुए कई माह हो चुके हैं, लेकिन बच्चे ताहाल किताबों के मुंतजर हैं और बच्चों को किताबें नहीं मिल रही। और साथा का कहना है कि किताबें फौरी तौर पर ना दी गई तो बच्चों का तालीमी साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इस हवाले से 2 साल से इस स्कूल वफाक से सूबे की जानिब मुंतकिल करने के हवाले से बातचीत हो रही थी, लेकिन आखिरकार अब स्कूल मुंतकिल हुए हैं तो इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किताबें नहीं मिल रही। तो बहुत शुक्रिया आतिफ, हमें अपडेट कर रहे थे आप।